हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीड 2025 के लिए संस्कृत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट्स अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतस्थ वर्णानाम अभ्यंतर प्रयत्नो अस्ति। अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न है। स्पृष्टः, ईषत् स्पृष्टः, ईषद् विवृतः या संवृतः। बताइए अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न है, कौन सा है? प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो हो गया अभ्यंतर, एक है बाह्य। एक है बाह्य, एक है आभ्यंतर। क्या है? अभ्यंतर, जो कि यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होता है? बताइए आप लोग। फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो कहाँ पर गलत हो रहे हैं, किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं, ये सब आपको पता चले। और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होंगे लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, ईषद् स्पृष्ट। बी वाला सही है। अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न होगा ईषद् स्पृष्ट। क्या होगा? ईषद् स्पृष्ट। अंतस्थ वर्ण है कौन से? य, व, र, ला। ये है ना अंतस्थ वर्ण। तो इनका अभ्यंतर प्रयत्न है ईषद् स्पृष्ट। स्पर्श वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न है स्पृष्ट। यहाँ पर स्पर्श वर्ण आएंगे। स्पर्श वर्ण में कौन से होते हैं? का से लेकर माँ तक। इसका होगा अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होगा स्पर्श वर्णों का, ध्यान रखिएगा। ईषद् विवृत किसका होता है? ऊष्म का होता है। ऊष्म वर्णों का होता है ईषद् विवृत, ध्यान रखिएगा। और संवृत किसका होता है? आ का होता है। आ जो होगा यह प्रयोगावस्था में होगा, ध्यान रखिएगा। संवृत जहाँ पर आ होगा वह प्रयोगावस्था में होगा। यहाँ पर अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न पूछा गया था तो ईषद् स्पृष्ट यानी बी सही है। अगला देखिए, भवति कस्य संधि उदाहरणम। बताइए भवति किस संधि का उदाहरण है? यण संधि का, दीर्घ संधि का, अयादि संधि का या उत्व संधि का? बताइए भवति किस संधि का उदाहरण है? तो भवति अयादि संधि का उदाहरण है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? भो प्लस अति। भो प्लस अति मिलाकर बनता है भवति, ध्यान रखिएगा। यह अयादि संधि का उदाहरण है। अयादि संधि का सूत्र क्या होता है? एचो एवा एवा यावह, ध्यान रखिएगा। यह इसका सूत्र है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला देखिए, राज्ञः समीपम उपराजम इत्यत्र समासो वर्तते। राज्ञः समीपम यानी इसका समस्त पद है उपराजम। यहाँ पर समास है षष्ठी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष या अव्ययी भाव। बताइए यहाँ पर कौन सा समास है? तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, यानी राजा के समीप। ऑप्शन डी सही है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एषु अशुद्ध वाक्यम वर्तते। इनमें से अशुद्ध वाक्य है पुत्रः स्वमातरि क्रुध्यति, वयं संस्कृतं पाठयामः, तिलेषु तैलम अस्ति, गुरो आगते बालका पठन्ति। बताइए इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो इनमें से अशुद्ध वाक्य है ऑप्शन ए वाला, पुत्रः स्वमातरि क्रुध्यति। यह अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि क्रुद्ध धातु के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जबकि यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? पुत्र अपने माता पर क्रोध करता है, तो यह होगा। लेकिन इसके हिंदी अनुवाद के अनुसार नहीं होगा। क्रुद्ध धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर क्या होगा? स्वमात्रे होगा। स्वमात्रे होगा। यहाँ पर सूत्र कौन सा है?
क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय अर्थानाम यम प्रति कोपः। कौन सा सूत्र है? क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय अर्थानाम यम प्रति कोपः। इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, यानी इनमें कौन कौन सी धातुएं हैं? क्रोध यानी क्रोध करना, द्रोह यानी द्रोह करना, ईर्ष्या यानी ईर्ष्या करना, असूय यानी जलन करना। इन धातुओं के योग में जिसके ऊपर क्रोध किया जाए उसकी चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे यहाँ पर माता के ऊपर क्रोध किया गया है तो माता की चतुर्थी विभक्ति होगी, ना कि सप्तमी। ध्यान रखिएगा, इसलिए यह वाक्य गलत है। ऑप्शन ए सही होगा, बाकी सभी वाक्य शुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते, दंता, नासिका, मूर्धा या दंत नासिका। बताइए, न का उच्चारण स्थान है। न का उच्चारण स्थान जो सही होगा इन ऑप्शंस में से वह है दंत नासिका। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्यों? क्योंकि ना जो है वह है पंचमाक्षर है तो नासिका से भी उच्चरित होगा, और यह त वर्ग का है तो दंत से भी उच्चरित होगा। इसलिए यानी लितुल सा नाम दंता से दंत हो गया, क्योंकि यहाँ पर त वर्ग में ना आएगा। और इयम गणना नाम नासिका से नासिका हो गया, क्योंकि ना पंचमाक्षर भी है तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला देखिए। संस्कृत भाषाओं इत्यत्र संधि विच्छेदा करणीयः। संस्कृत भाषा प्लस एव, संस्कृत भाषा प्लस एव, संस्कृत भाषा प्लस एव, संस्कृत भाषा प्लस यू। बताइए, संस्कृत भाषाओं का संधि विच्छेद क्या है? तो संस्कृत भाषाओं का संधि विच्छेद है संस्कृत भाषा प्लस एव। ऑप्शन सी सही आंसर है। यहाँ पर संधि कौन सी है? वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि हुई है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सर्वनाम शब्दम अस्ति, फलम, राम, रमा, युष्मद्। बताइए, इनमें से कौन सा सर्वनाम शब्द है? तो कौन सा सर्वनाम शब्द है? युष्मद् है। ऑप्शन डी सही आंसर है। युष्मद् तुम के लिए प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। रमा स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है रमा, रमा स्त्रीलिंग है तो ये संज्ञा हो गई। राम पुल्लिंग है, पुल्लिंग है तो ये भी संज्ञा है, पुल्लिंग है तो ये भी संज्ञा है। फलम नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग है तो ये भी संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। बाकी तीनों ऑप्शन संज्ञा हैं। यहाँ पर जो सर्वनाम है वह है युष्मद्। युष्मद् का अर्थ होता है तुम। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला देखिए। वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे को अर्थः अपादान संज्ञा स्यात्। इप्सितो अर्थः, अनिप्सितो अर्थः, इप्सितमो अर्थः या अकथितार्थः। बताइए, वारण अर्थ में धातुओं के प्रयोग में किस अर्थ में अपादान संज्ञा होती है? बताइए, इप्सित अर्थ में, अनिप्सित अर्थ में, इप्सितमम अर्थ में या अकथित अर्थ में? बताइए, किस में होती है वारण अर्थ में धातुओं की अपादान संज्ञा? तो किस में होती है? इप्सित अर्थ में होती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसका सूत्र क्या है? वारणार्थानाम इप्सितः, वारणार्थानाम इप्सितः, यानी वारण अर्थ में इप्सित संज्ञा होती है। वारण का अर्थ क्या है? दूर हटाना, दूर हटाना, दूर हटाना है वारण का अर्थ, यानी दूर हटाने के अर्थ में इप्सित संज्ञा होती है। एक उदाहरण समझिए। यवेभ्यः गाम वारयति, यवेभ्यः गाम वारयति। जौ से गाय को दूर हटाता है। जौ से गाय को दूर क्यों हटा रहा है? क्योंकि जौ उसको प्रिय है। तो इप्सित का मतलब क्या हुआ? प्रिय, यानी जो चीज़ आपको प्रिय है उससे आप दूर हटा रहे हैं। इस सूत्र के योग में पंचमी विभक्ति यानी अपादान संज्ञा होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला देखिए। अशुद्धम रूपम चिनुत, अशुद्ध रूप चुनिए। प्र आप ल्यप मिलाकर क्या बना? प्राप्य। नि छिप ल्यप बनाकर क्या बना? निक्षिप्य। उत धा ल्यप मिलाकर क्या बना? उत्थाय।
विभज ल्यप मिलाकर क्या बना? विभज्य। बताइए इनमें से कौन सा अशुद्ध है? इनमें से अशुद्ध है ऑप्शन सी वाला, उत धा ल्यप मिलाकर उत्थाय नहीं बनेगा। क्या मिलाकर बनेगा? धा की जगह स्था होगा। क्या होगा? स्था धातु होगा। धा कोई धातु नहीं है, स्था धातु होगी, ध्यान रखिएगा। उत प्लस स्था प्लस ल्यप मिलाकर बनेगा उत्थाय। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला देखिए, अस्मद शब्द संदर्भ अनुचितम विकल्पम वर्तते। अस्मद शब्द के संदर्भ में अनुचित विकल्प है कौन सा? मई सप्तमी एक वचनम है, सही है। मह्यम चतुर्थी एक वचन है, सही है। मम षष्ठी एक वचन है, यही अनुचित विकल्प है। बहुत छोटा सा यहाँ पर डिफरेंस है, चलिए अभी बताते हैं आपको क्या डिफरेंस है। मत पंचमी एक वचन, बिल्कुल ये भी सही है। मत आवाभ्याम अस्मत् इस तरह चलता है। यहाँ पर गलती क्या है? मम, इसमें जो हलंत लगा है, बहुत छोटी सी गलती है, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। मम इस तरह होगा षष्ठी विभक्ति में अस्मत् का रूप, ध्यान रखिएगा, इसमें हलंत नहीं लगेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। एक दो बार वीडियो देख लेंगे, एक दो बार पीडीएफ से अभ्यास करेंगे तो आपको आसानी होगी क्वेश्चंस को ध्यान रखने में। सेनापति माम पश्यति अस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। सेनापतिना अहम दृश्यते, सेनापत्या अहम दृश्ये, सेनापतिना अहम दृश्ये, सेनापतिना अहम पश्ये। बताइए इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन क्या होगा? इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा ऑप्शन सी वाला। अब हमारी ट्रिक क्या है? ट्रिक ध्यान रखिए, 121 तो हमें बदलना किस में है? 311 में। तो यहाँ पर सेनापति है, प्रथमा विभक्ति में है, तो यहाँ तृतीय में होगा, क्या होगा? सेनापतिना होगा, इसका हरि के जैसे रूप चलेगा। माम है द्वितीय में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? प्रथमा हो जाएगी, अहम हो जाएगा। अब यहाँ पर सेनापति के अकॉर्डिंग धातु लगी है, तो यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग लगेगी? अहम के अकॉर्डिंग, यानी कर्म के अकॉर्डिंग लगेगी। तो यहाँ पर क्या होगा? दृश्य होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। और अहम एक वचन है तो दृश्य भी एक वचन होगा, इस तरह ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला देखिए, आद्योच्चारणम कथ्यते। आद्य उच्चारण कहा जाता है। आद्य का मतलब क्या होता है? प्रथम। प्रथम आदेश, उपदेश, आगम या प्रत्यय। बताइए प्रथम उच्चारण कहा जाता है। संस्कृत में प्रथम उच्चारण उपदेश कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। उपदेशः आद्योच्चारणम, इस तरह इसकी पंक्ति है, उपदेशः आद्योच्चारणम, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला देखिए, सयुक्ते अप्रधाने विभक्ति भवति। सयुक्ते अप्रधाने में विभक्ति होती है। तृतीया, पंचमी, प्रथमा, चतुर्थी। बताइए सयुक्ते अप्रधाने में विभक्ति होती है तृतीया। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सहयुक्ते अप्रधाने यानी सह, साकम, सार्धम, समम आदि के शब्दों के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पुत्रेण सह आगतः पिता, पुत्र के साथ पिता आया, तो यहाँ पर पुत्र जो है वह अप्रधान है, इसलिए पुत्र में तृतीया विभक्ति हुई है, ध्यान रखिएगा। इस तरह यह सूत्र काम करता है। अगला देखिए, आक्रोधेन जयेत रिक्त स्थान, उचित पदेन सूक्तिम संयोजयत। उचित पद से सूक्ति को संयोजित कीजिए। फलम, वस्त्रम, क्रोधम, धनम। आक्रोधेन जयेत क्रोधम। ऑप्शन सी सही आंसर है, यानी क्रोध को अक्रोध से ही जीता जा सकता है। अगर कोई सामने वाला क्रोध कर रहा है तो आप भी क्रोध करेंगे तो बात और बढ़ती जाएगी, इसीलिए कहा गया है कि क्रोध को अक्रोध से यानी शांत मन से जीता जा सकता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला देखिए,
समस्त गुणसंज्ञक वर्णानां कस्मिन् प्रत्याहारे ग्रहणं भवति। समस्त गुणसंज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार में ग्रहण होता है? हल में, अल में, अच में, एंग में। बताइए किसमें ग्रहण होता है? तो समस्त गुणसंज्ञक वर्ण जिसमें ग्रहण होता है वह है एंग प्रत्याहार। ऑप्शन डी सही आंसर है। ए ओ एंग, इसमें आ गया ना ए ओ। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। अच में स्वर आते हैं, समस्त स्वर आते हैं। 9 जो स्वर होते हैं संस्कृत में वह सारे स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अल में आते हैं स्वर और व्यंजन दोनों, स्वर और व्यंजन दोनों अल प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। हल में आएगा व्यंजन, हल में सिर्फ व्यंजन आता है। इस तरह सभी को ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला देखिए, छात्राणां लेखनस्य मूल्यांकन समये शिक्षकाः मुख्यतया इदम् अवधारयेत् यत् विचाराः विषयश्च व्याकरणदृष्ट्या शुद्धता, विरामचिह्नानि परिच्छेदकरणं च शब्दसीमा निर्धारणम्। बताइए, छात्रों के लेखन के मूल्यांकन के समय शिक्षक मुख्यतः यह ध्यान देता है। तो शिक्षक क्या ध्यान देता है? विचार और विषय, यानी जो छात्र है उसने लेखन में अपने विचार कैसे व्यक्त किए हैं, किन किन विषय को चुना है, यह सब एक शिक्षक मुख्य रूप से ध्यान देता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला देखिए, सप्तम कक्षायाः आंग्लभाषायाः शिक्षिका स्वछात्राणां मौखिकभाषायां दक्षतां वर्धयितुम् इच्छति। एतदर्थं छात्राणां कृते का पद्धतिः श्रेष्ठा भवेत्? आंग्लभाषाया दूरदर्शन कार्यक्रमाणां प्रदर्शनं, कक्षायां वार्तालां कर्तुं प्रोत्साहनम्, आंग्लभाषायां वर्णनात्मक कथा लेखितुं प्रेरयत्, कक्षायां बोधात्मक प्रश्नानां उत्तर प्रदानम्। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 7वीं कक्षा की शिक्षिका अपने छात्रों में अंग्रेजी भाषा में मौखिक दक्षता को बढ़ाने की इच्छा रखती है। इस प्रकार छात्रों के लिए श्रेष्ठ पद्धति होगी। कौन सी होगी बताइए? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, कक्षायां वार्तालापम कर्तुम प्रोत्साहनम, यानी कक्षा में वार्तालाप करने के लिए प्रोत्साहित करेगी वह शिक्षिका। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला देखिए, डिस्लेक्सिया एका भाषागत विकारः यः प्रभावयति। डिस्लेक्सिया एक भाषागत विकार है जो प्रभावित करता है संकेत बोधम को, कथित भाषा बोधम को, मौखिक भाषा बोधम को या लिखित भाषा बोधम को। बताइए, डिस्लेक्सिया एक भाषागत विकार है जो प्रभावित करता है लिखित भाषा बोध को। ऑप्शन डी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, षष्ठ कक्षायाः एका छात्रा एकं पाठं पठति यस्मिन् सा एकस्य शब्दस्य अर्थं न जानाति तदा तेन। छठी कक्षा का एक छात्र एक पाठ पढ़ता है जिसमें से वह एक शब्द का अर्थ नहीं जानता, तब वह क्या करेगा? शब्दाः उपेक्षितव्याः, शब्दकोशः द्रष्टव्यः, बुद्धिमत्तया अनुमेयम्, शिक्षकः पृष्टव्यः। बताइए, छठी कक्षा का एक छात्र एक पाठ पढ़ता है जिसमें वह एक ऐसा शब्द देखता है जिसके अर्थ नहीं जानता है, तब वह क्या करेगा? अपनी बुद्धिमत्ता से अनुमान लगाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला देखिए, षष्ठ कक्षाया छात्रा सद्य एव कथाम् एकां पठितवन्तः। शिक्षकः छात्रान् प्रश्नस्य उत्तरं पृच्छति। किमर्थम् अशोकः गृहात् पलायितः? अयं प्रश्नः छात्राणां किं कौशलम् अपेक्षते? छठी कक्षा का छात्र शीघ्र ही एक कथा पढ़ता है, तब शिक्षक एक
प्रश्न का उत्तर पूछता है। प्रश्न क्या है? अशोक किस लिए घर से पलायन करता है, यानी घर छोड़कर जाता है। यह प्रश्न छात्रों के किस कौशल के लिए अपेक्षित है? लेखन समीक्षण के लिए, संबंध स्थापन के लिए, अर्थ संभावन के लिए या पूर्व अनुमानकरण के लिए? बताइए। छठी कक्षा का एक छात्र शीघ्र ही एक कथा पढ़ता है। उसमें से शिक्षक एक प्रश्न पूछता है। प्रश्न क्या है? अशोक किस लिए घर से पलायन करता है। यह प्रश्न छात्रों के किस कौशल के लिए अपेक्षित है? तो किस कौशल के लिए अपेक्षित है? अर्थ संभावना के लिए। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए। परीक्षणम प्रमाणिकम भवति। परीक्षणीयस्य सम्यक् परीक्षणं भवेत्। परीक्षणं विश्वसनीयं भवति यदा तत् सत्यतं भवेत्। कदाचित् परीक्षणेन परीक्षणीयस्य सम्यक् परीक्षणं नापि भवेत् तथापि परीक्षणस्य सातत्यं मन्येत। एतैः वाक्ये लेखकस्य मुख्य उद्देश्यम्। परीक्षण प्रमाणिक होता है जबकि परीक्षण का सम्यक परीक्षण भी होता है। परीक्षण विश्वसनीय होता है जब यह सत्य होता है। कभी कभी परीक्षण से परीक्षण का सम्यक परीक्षण नहीं हो पाता, फिर भी परीक्षण को सत्य माना जाता है। इस वाक्य में लेखक का मुख्य उद्देश्य है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस वाक्य में लेखक का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन ए। प्रामाणिकता, विश्वसनीयता दोनों में भेद का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए। संस्कृत शिक्षण प्राचीन पद्धति मुख्य उद्देश्यम अस्ति। संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति का मुख्य उद्देश्य है भारतीय संस्कृते परिचयः, स्वाध्यायं प्रति छात्राणाम् अभिरुच्युत उत्पादनम, शुद्धोच्चारणस्य सामर्थ्य प्रदानम या सर्वे। संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति का मुख्य उद्देश्य है सभी भारतीय संस्कृति का परिचय कराना, स्व अध्याय के लिए छात्रों के प्रति अभिरुचि उत्पादित करना, शुद्ध उच्चारण के लिए सामर्थ्य प्रदान करना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए। शिक्षण मूल्यांकनस्य कति भेदा सन्ति? त्रयः, पंच, चत्वारः, षष्ठ। बताइए शिक्षण मूल्यांकन के कितने भेद हैं? तो कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। कौन कौन से हैं? मौखिक, लिखित, प्रायोगिक। कौन कौन से हैं? मौखिक, लिखित, प्रायोगिक। ये 3 भेद हैं शिक्षण मूल्यांकन के, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अनुवाद शिक्षणस्य उद्देश्यम् अस्ति। अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य है छात्रेषु संस्कृत लेखनस्य योग्यता उत्पादनम, छात्राणां शब्दभण्डारस्य अभिवर्धनम, शब्दकोशस्य वृद्धि भवति, सर्वमपि। बताइए अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य है सभी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। छात्रों में संस्कृत लेखन की योग्यता उत्पादित करना, छात्रों में शब्द भंडार को बढ़ाना, शब्दकोश की वृद्धि, ये सब अनुवाद शिक्षण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला देखिए। प्रारंभिक स्तरे कुत्रम बलम भवेत्। प्रारंभिक स्तर में कहाँ पर ध्यान दिया जाता है? लेखन भाषणयोः, श्रवण भाषणयोः, वाचन श्रवणयोः, वाचन लेखनयोः। बताइए प्रारंभिक स्तर में कहाँ पर ध्यान दिया जाता है? तो श्रवण और भाषण में। ऑप्शन बी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक स्तर पे जो बालक है वह संस्कृत अच्छे से सुन पा रहा है, अच्छे से बोल पा रहा है, इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। अगला देखिए। व्याकरणं कथं पाठनीयम्? संदर्भगत अभ्यासेन, स्पष्ट व्याख्यानेन, लिखित कार्येण, नियमैः। व्याकरण कैसे पढ़ा जाता है? व्याकरण पढ़ा जाता है संदर्भगत अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला देखिए।
प्रारंभिक स्तरे अधिकाधिक भाषाभ्यासः कारणीयः येन बालाः रिक्तस्थान लक्ष्य भाषा व्यवहारे निपुणा भवेयुः। प्रारंभिक स्तर में अधिक से अधिक भाषा अभ्यास करना चाहिए, इससे बालक रिक्तस्थान लक्ष्य भाषा व्यवहार में निपुण होगा। बताइए यहाँ पर क्या आएगा? सृजनात्मकतया समुचित रूपेण भूयो भूयः प्रवाह रूपेण। यहाँ पर होगा समुचित रूपेण। प्रारंभिक स्तर में अधिक से अधिक भाषा अभ्यास करना चाहिए, जिससे बालक समुचित रूप से लक्ष्य भाषा व्यवहार में निपुण होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, उपचारात्मक शिक्षणम अस्ति। उपचारात्मक शिक्षण है निदानम अधिगमनात्मक रिक्तिपूर्णम च प्रतिभाशालिभ्यः छात्रेभ्यः शिक्षणम पाठ्यक्रमोत्तरम शिक्षणम अतिरिक्त शिक्षणम। बताइए उपचारात्मक शिक्षण है, क्या है उपचारात्मक शिक्षण? उपचारात्मक शिक्षण है अधिगम रिक्तियों को पूरा करना। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। यानी जब हम निदानात्मक परीक्षण के द्वारा जिस अधिगम रिक्तियों का पता लगाते हैं, उस अधिगम रिक्तियों को उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा पूर्ण किया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखितेषु किम कक्षया संबंधम न। निम्नलिखित में से क्या कक्षा से संबंधित नहीं है? समानुभूति, सहयोग, सहकार्यता, सहानुभूति। बताइए निम्नलिखित में से जो कक्षा से संबंधित नहीं है वह है सहानुभूति। ऑप्शन डी सही आंसर है। यह भावात्मक क्षेत्र से संबंधित होगा, भावात्मक क्षेत्र से संबंधित होगा सहानुभूति, ध्यान रखिएगा। बाकी सभी कक्षा से संबंधित है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखिए, कीदृशाः प्रश्नाः छात्रचिन्तन कौशलं न उन्नयति। तार्किक प्रश्नाः, व्याख्यात्मका प्रश्नाः, व्यक्तिगत चिंतनात्मका प्रश्नाः, केवलं पाठ्यवस्तु पठनाधारिता प्रश्नाः। बताइए कौन से प्रश्न छात्रों में चिंतन कौशल को नहीं बढ़ाएंगे? तो कौन से प्रश्न नहीं बढ़ाएंगे? केवल पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रश्न जो है छात्रों में चिंतन कौशल को नहीं बढ़ाएंगे। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी सभी प्रश्न चिंतन कौशल को बढ़ाने वाले प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्मत् शब्द से सप्तमी बहुवचने रूपम अस्ति। यह आप लोगों के लिए है अभ्यास प्रश्न। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।